नमस्कार। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसमें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी देश का इतिहास अपने आप में बहुत ही अनोखा होता है, जिससे कि हम सीखते हैं वहाँ की गौरवपूर्ण कहानी, उनके उद्भव और विकास के बारे में। और अगर हमारे द्वीपों के बारे में बात करें तो इनसे भी कई तरह की किस्से, कहानियाँ और अपने आप में हमारे द्वीपों का इतिहास अनोखा है। आज के कार्यक्रम में हम ओंगी जनजाति के विषय में आपको जानकारी देंगे। जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं द्वीपों के जाने माने इतिहासकार व मानव विज्ञानी डॉक्टर प्रणब कुमार सरकार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो प्रणब कुमार जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो ओंगी जनजाति है हमारे द्वीपों में, इनका आगमन कैसे हुआ और ये इतनी दुर्लभ क्यों है? जी, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है आपका, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये सुदूर भारत से दूर बंगाल की खाड़ी में ये आदिवासी आए कैसे हैं, क्योंकि तब कुछ था नहीं, कोई साधन नहीं था। क्योंकि आज शिप से हम लोगों को आना पड़ता है कम से कम 3 दिन 4 दिन के सफ़र के बाद में, और ये लोग कैसे आए? इसका इतिहास जो है बहुत पीछे जाता है, और ये कम से कम 1 लाख से 1,20,000 साल पहले जो है मध्य अफ्रीका से ये लोग निकले थे। निग्रिटो जनजाति है, निग्रिटो रेस के जनजाति हैं। तो ये जो जनजाति वहाँ से मध्य अफ्रीका से, जिसको हम लोग आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी बोलते हैं, तो वहाँ से ये लोग निकले, मंगोल के रास्ते हुए ये लोग बर्मा के आराकान युमा जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से वो लोग आए। वहाँ से वो लोग जो है अंडमान में प्रवेश किए, और ये लास्ट आइस एज के आसपास में जब ये लोग अंडमान में प्रवेश किए तो इनकी आज से 60,000 ईयर्स पहले जो है ये लोग अंडमान में आए। 1,20,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे, समुदाय होते हुए समूहों में ये लोग निकले। तो और इसी तरह आपको और भी समुदाय मिलेंगे आपको जो दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, जैसे कि मलेशिया में चले गए, सेमांग चले गए, पापुआ न्यू गिनी में कोरोवाई चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। इस तरह का अंडमान जो आदिवासी जो है, ये जो आदिवासी अंडमान में रह गए। तो इनका अंग्रेजों से संपर्क कब हुआ? कि अंग्रेजों की बात किए बगैर तो हमारे इतिहास अधूरा है, क्योंकि अंग्रेज और आदिवासी ये दो मूलभूत एलिमेंट्स हैं स्टोरी के। तो अंग्रेज जो आए थे यहाँ पे 1789 में आए थे, और उससे पहले जो सी पायरेट्स होते थे, जो समुद्री डाकू होते थे, या दूसरे शिप्स वाले जब उतरते थे तो इनके साथ में इनका मुकाबला होता था। वो लोग पानी की तलाश में या फिर कुछ लकड़ी उकड़ी काटने के चक्कर में ये लोग उतरते थे, तो आदिवासी इन पे आक्रमण करते थे। तो ऐसे कहा जाने लग गया कि जितने ट्रैवलर्स थे उसमें इनको कैनिबल्स कहते थे, आदमखोर कहते थे। चलिए, वो बाद में वो भ्रांति दूर हो गई जब अंग्रेज यहाँ पे आए। तो अंग्रेजों का जो अंडमान में जो फर्स्ट सेटलमेंट था वो 1789 में, जो आर्चिबाल्ड ब्लेयर का बनाया हुआ सेटलमेंट था, उनके सर्वे के आधार पर फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था, और वो बाद में डिगलीपुर चला गया। 1796 में वो एबोलिश हो गया। तो ये 1789 के आसपास में मुख्य रूप से इनका संपर्क शुरू हो गया। तो इनके काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और इनकाउंटर हुए। तो उसके बाद में असली जब लड़ाई शुरू हुई 1858 में फिर शुरू हो गई। 1858 में जो दूसरा सेटलमेंट है, क्योंकि हम लोग 1858 जो है वो पेनल सेटलमेंट था, वो पहला वाला पेनल नहीं था, वो हार्बर की तलाश में बनाया गया हार्बर था। तो 1858 का जो सेटलमेंट था वो पेनल सेटलमेंट था। डॉक्टर वाकर जो थे वो कॉलोनी सुपरिटेंडेंट थे, 200 कैदियों के साथ में 10 मार्च 1858 को अंडमान में आए थे। उस समय जो पूरा अंडमान इलाका ग्रेट अंडमान इसमें था। जरवा भी थे, लेकिन जरवा इनके संपर्क में बाद में आए। ग्रेट अंडमानिस थे, ओंगी भी थे लिटिल अंडमान में। तो ये जब जरवा और ये अंडमानिस के साथ में लड़ते गए, काफ़ी लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ एबरडीन भी इसमें शामिल है। 2-3 लड़ाइयाँ और हुआ जिसमें काफ़ी संख्या में आदिवासी मारे गए, और क्योंकि आदिवासियों के पास में सिंपल तीर धनुष था और उनके पास में गन फायर थी। और रही बात ओंगियों की बात, ओंगी लिटिल अंडमान में थे, और अंग्रेजों ने जब क्लासीफाई किया था तो जो ग्रुप, जो आदिवासियों का ग्रुप है, वो जो ओंगी और सेंटिनलिस्ट को पोर्टमैन ने एक कैटेगरी में रखा था, क्योंकि वो एक दूसरे टेरिटोरी में रह रहे थे, एक दूसरे रीजन में। क्योंकि आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है उसके पास में ही साउथ सेंटिनल आइलैंड है, उसके पास में लिटिल अंडमान है, और रटलैंड आइलैंड जो हम लोग लोकल भाषा में काला पहाड़ बोलते हैं, वो भी ओंगी वहाँ पे आया करते थे लिटिल अंडमान से। और ये लोग जो है अंग्रेजों के संपर्क में बहुत जल्दी नहीं आए, और ओंगी काफ़ी आक्रामक थे। इवन जब अंडमान होम बनाकर उनको रखने लग गए थे तो ग्रेट अंडमानीज बहुत जल्दी इनके मैत्री संपर्क में आ गए थे, लेकिन ओंगी नहीं आए थे। ओंगी तो जो आए आपके, जब यहाँ से लोग जाते थे और ओंगी उस पर आक्रमण करते थे,
तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है इस संदर्भ में, वो ये है कि 21 मार्च वाले दिन था, 21 मार्च 1867 के दिन में। उस समय एक असम वैली, इस लड़ाई को जैसे लोग बैटल ऑफ एबरडीन बोलते हैं, और इस लड़ाई को बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। ये जो लड़ाई थी इसको बोलते हैं असम वैली की लड़ाई। अच्छा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम। जी। तो असम वैली की लड़ाई जो है उसका शुरू होता है आपके 21 मार्च 1867 में। और इस दिन क्या होता है कि असम वैली नाम का एक शिप था, उस शिप में ये लोग जो है ब्रिटिश क्रूज वगैरह थे, कुछ क्रू मेंबर जो है उस लिटिल अंडमान में उतरे, 7 जन को उन लोगों ने मार दिया, मतलब गायब हो गए, शिप में वापस नहीं आए। तो इनकी तलाश में ये लोग 2 दिन तक रुके थे, उनके इंतजार लौटने का इंतजार, देख रहे हैं कि शोर में ओंगीज हैं, अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग वापस आ गए। उसके बाद में एक और शिप गया इसी 7 जनों की तलाश में, क्वांगतून नाम था उसका। अच्छा। उस शिप का नाम था क्वांगतून। और उस समय हम्फ्रे हुआ करते थे, अंडमान होम के इंचार्ज, मिस्टर हम्फ्रे, जिसके नाम से हम्फ्रेगंज है यहाँ पे। जी। तो वो हम्फ्रे जो है इन लोगों के साथ में गया। इन लोगों ने काफ़ी गन फायर की, काफ़ी ओंगियों को मारा, शोर में ही लड़ाई होती थी क्योंकि उस समय जट्टी वट्टी नहीं थी। उस लड़ाई में काफ़ी ओंगी मारे गए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली कि वो 7 जनों की तलाश कर सके। कुछ उनके कैप्स वगैरह मिले थे इनको। अच्छा। उनके निशानियाँ मिली थी, कुछ कपड़े दिखे थे, तो लेकिन इन 7 का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद में कम से कम 45 दिन के बाद में आपके 6 में 1867, यानी कि 45 दिन के बाद में इन लोगों ने तब तक ये पूरी की पूरी एक कंटिजेंट तैयार की आक्रमण करने के लिए। पूरी की पूरी ब्रिटिश पूरी आर्टिलरी तैयार थी, सब कुछ तैयार था, और बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में ओंगी मारे गए। और उस लड़ाई में जो उनका भी एक अंग्रेज अफसर जो है डूबकर मर गया था उस लड़ाई के दौरान, उस झड़प के दौरान। इसमें 5 बोट गए थे इसमें ब्रिटिशर्स के, और उसमें से 5 लोग थे, जो 5 ऑफिसर जो थे मेन, जिनका की रोल था उस लड़ाई में, जो सैकड़ों की तादाद में जो ओंगी मारे गए थे, उसमें मुख्य भूमिका थी 5 जो ऑफिसर थे, उनके नाम मैं बोलना चाहूँगा। एक है डेविड बेल, और उसके बाद में जेम्स कूपर, उसके बाद में कैम्बल मेलिस डॉगलस, उसके बाद में आपके विलियम ग्रिफिथ। अच्छा। उसके बाद में आपके थॉमस मर्फी। ये 5 लोगों को बाद में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया इंग्लैंड में। जी। और ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड था। अच्छा। उस जमाने का, और आज भी है मिलिट्री। तो विक्टोरिया क्रॉस से इन 5 को सम्मानित किया गया था, ऐसे थे। और उसके बाद में पोर्टमैन एक था, एक अंग्रेज अफसर था, जिसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है आदिवासियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। और पोर्टमैन ने 1883 से इनके साथ में मैत्री संपर्क शुरू किया था, उसने अपने प्रयास शुरू किए थे। और 1886, ये इतिहास में हम लोगों को नोट करने वाली बात है, खासतौर पर बच्चों को, यूथ को, कि 1886 में ओंगी जो है हमारे साथ में मैत्रीपूर्ण संपर्क में आए, इस पोर्टमैन की वजह से, इस ब्रिटिश ऑफिसर की। जी प्रणब जी, 2004 में विनाशकारी सुनामी आई, ऐसे में बहुत जान माल की हानि हुई थी। ऐसे में जो ओंगी जनजाति है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्हें कैसे बचाया गया? जब हम आदिवासी समाज के और उनके बिलीफ को देखें तो विज्ञान और आस्था में बहुत एक सामंजस्य है। जैसे कि आदिवासी जो है उनका बिलीफ है, जैसे सुनामी आई थी पूरा ऐसे ऐसे ढोलने लगा पृथ्वी, तो ये लोग सोचे कि जो उनके जो पुराने आत्माएं हैं, अच्छा, जो वो लोग जो है रुष्ट हो गए हैं, अच्छा, क्रोधित हो गए, तो वो लोग क्या करें, सब के सब मिलकर तीर जमीन में मारने लगे। अच्छा। ये एक तो रहा इनकी आस्था की बात, उनके बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीफ। दूसरी तरफ इनको एंसेस्ट्रल जो मैसेज है, शायद कभी हुआ होगा भूतकाल में, उनके बहुत पहले सालों पहले हुआ होगा, तो उनको एक मैसेज था उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया, उन मैसेज में को उन्होंने अमल किया। वो ये है कि जब सुनामी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब बहुतों ने आपने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने क्या देखा, कैसा, कि पानी जो है 1 सेकंड कुछ समय के लिए पीछे चला जाता है जी। तो इनको बताया गया कि जब पानी पीछे चला जाए तो पानी को देखने क्यूरियोसिटी में नहीं आना है, और पानी के नज़दीक नहीं आना है, ऊपरी रास्ते में भागो। तो ये लोग सब के सब जो है एक तो तीर मारने लगे, और उसके बाद में ये लोग जो है ऊपरी जगह में तलाश में वो लोग भागे। और वहीं पे जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं डुगोंग क्रीक, वहाँ पे एक छोटा सा टीला है, इस टीला में जाकर ये लोग बच गए, तो उसमें किसी की भी कोई क्षति नहीं जान माल की। सर, ओंगी जनजाति जो है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो रहन सहन है, ये जानना चाहेंगे। जी, ओंगी जो है आज भी बैलेंस है, हमारे विकास की प्रक्रिया में भी है, और साथ में अपने कल्चर को भी वो लोग मेंटेन किए हुए हैं जी। क्योंकि उनका अपना नाच गाने होते हैं, सब कुछ होते हैं, और उनके जो कम्युनिटी जो लीडरशिप है वो भी आज भी है। जैसे हम लोग चीफ बोलते हैं,
लेकिन उंगी में चीफ ऐसे कुछ होता नहीं है। दरअसल उनमें क्या है कि जो भी उनमें बुजुर्ग होता है वो बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। और उनमें जो नाच गाने होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट होगा तो वो लोग नाच गाना नहीं गाएंगे, उस समय उनका तो वो रिटर्न आने दीजिए तब हम लोग नाच गाना गाएंगे। और उनमें क्या है कि कोई इंडिविजुअल नाच नहीं होता है, इंडिविजुअल गाना नहीं होता है, एक जन गाना नहीं गाएगा, एक जन नाचेगा, पूरे ग्रुप नाचेगा राउंड से एक दूसरे के हाथ पकड़कर। जैसे हम लोग कई बार बिहू डांस, रांची डांस देखते हैं जो ग्रुप में गोल होकर करते हैं सर्कल में, तो उस तरह ये लोग डांस करते हैं। अगर मान लीजिए कि कल को दो जन बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो इसी नाच के बहाने में वो लोग मिल लेते हैं। तो ऐसे होते हैं। और इनकी जो एडोसेंस से लेके नामकरण से लेके सब कुछ वो लोग फॉलो करते हैं। ये इनका संस्कार आज भी जीवित है जी। इनकी जो भाषा है ओंगे जनजाति की भाषा और अन्य जो निग्रोटो जनजाति हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मौजूद है, इनमें क्या मेल है या फिर क्या विभिन्नताएं हैं? इनकी भाषा जो है, मैं इससे थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आना चाहूँगा अंडमानीज की तरफ। ग्रेट अंडमानीज 10 उपजातियों में थी। आकाबो, आका केदे, आका पुचिकवा, आका बिया, आका बाले, आका कोल, आका केदे, इस तरह करके आका जुआई, ऐसे करके 10 जातियाँ थी। 10 जातियों की भाषाएं, एक जाति, एक उपजाति और दूसरी उपजाति की भाषाओं में कोई मेल नहीं खाता था। इसी तरह से ग्रेट अंडमानीज की भाषा जो है उंगी से मेल नहीं खाता है। लेकिन बड़े अमेजिंगली उंगीस की भाषा जरवा के भाषा से मिलता है। अच्छा जी। जैसे कि जरवा में बोलते हैं आपका नाम क्या है, तो नी आटीबा, तो वो लोग बोलेंगे नी गाटीबा जी, मतलब एक ही जगह जी बोलेंगे। तो जारवा और ओंगी जनजाति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि देहांत किसी का होता है तो पेचामे बोलते हैं, वो लोग भी पेचामे बोलते हैं। अच्छा। उधर को ये लोग बोलते हैं लुवाय और ओंगी बोलते हैं लीवाय। और इस तरह करके बहुत सारे नाम है। पानी को इंग बोलते हैं, जैसे पानी रखी हुए ग्लास में, तो वो लोग भी इंग बोलते हैं। ऐसे करके कई जो भाषा है, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि वन टाइम इन द पास्ट दे वर वन ट्राइब, ये है जी। आज की परिस्थितियां है, वर्तमान समय में ओंगी जनजाति की परिस्थितियां क्या है, वो कितने प्रगति कर चुके हैं या उनमें और क्या सुधार की आवश्यकता है? जी, 1976-77 तक का ओंगीज जो है, क्योंकि 70s के आसपास में वहाँ पे दूसरे सेटलमेंट शुरू हुए थे। उससे पहले ओंगीज पूरे लिटिल अंडमान में विचरण करते थे, तो ग्रुप में वो लोग रहते थे। उनका टेरिटोरियल बैंड, जैसे कि अंडमानीज बैंड होते थे, ओंगीज का टेरिटोरियल बैंड होता है। मैंने कहा कि जरवा और ओंगीज का इस तरह का है, उसी तरह कुछ अंडमानीज के भी लक्षण उनमें मिलते हैं, जैसे टेरिटोरियल बैंड है। जैसे एक टेरिटोरियल के अंदर में सब भाई बहन है, और उनको अगर शादी ब्याह रचाना है तो दूसरे टेरिटोरी के मेंबर से करना पड़ता है। तो इस तरह करके ये लोग विचरण करते थे, अपने इसमें रहते थे। और जब 76-77 के समय जब सेटलमेंट शुरू हुए, तब इनको एक जगह में स्थापित किया गया। इनकी जनसंख्या भी घट रही थी कई कारणों से। 76-77 के दौरान में डुगोंग क्रीक नाम के एक जगह है, वहाँ पे आपके पूर्वी छोर पर है लिटिल अंडमान के, वहाँ पे इनको बसाया गया। और 1980 के दौरान जो दक्षिणी भाग में जो ओंगी रह रहे थे उनको साउथ बे में बसाया गया, और वो साउथ बे का जो सेटलमेंट है वो सुनामी में पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। तो वो उन ओंगी ग्रुप को जो है हम लोग फिर डुगोंग क्रीक लेकर आए, अभी डुगोंग क्रीक में ही रहते। उसी तरह सेंट्रल मध्य भाग के भी कुछ ओंगी थे, और जैक्सन क्रीक नाम का एक जगह था जहाँ पे बहुत पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ था, उसका नाम था जैक्सन, जिसके नाम से जैक्सन क्रीक है। तो वहाँ उस टेरिटोरी के ओंगी भी डुगोंग क्रीक में आ गए। और हम लोग जो है प्रशासन की तरफ से उनको पूरी सुविधाएं दी गई, पावर हाउस, बिजली, पानी, आपके एजुकेशन, सब कुछ, इवन राशन का भी जब उन लोग सप्लीमेंट्री फूड जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे सारी सुविधाओं के साथ में उनको बसाया गया। और धीरे धीरे ये लोग जो है अपने संस्कृति को बनाए रखते हुए मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल होने की ओर अग्रसर है जी। अभी क्या ओंगी जनजाति जनसंपर्क में आए हैं, उनका व्यवहार क्या सकारात्मक है? जी बिल्कुल, क्योंकि ओंगीज जो है, मैंने कहा कि वो लोग जो है अभी भी मुख्य धारा की तरफ अग्रसर है। और वो लोग हिंदी भी बोलते हैं, अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, और कुछ लोग सरकारी नौकरियों में भी हैं ओंगी, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं। 8वीं तक तो पढ़े हुए कई बच्चे अभी भी हैं वहाँ पे। और उसके आने वाले समय में आप देखेंगे कि ओंगी कुछ और आगे पढ़कर और कुछ नौकरियों में आएंगे। तो वर्तमान समय में ओंगी जनजाति की जनसंख्या कितनी है? ये आज के डेट में जो है 131 है, और क्योंकि 1901 के सेंसस रिकॉर्ड में 672 था, तो वो धीरे धीरे कई कारणों से जो है ये लोग
घटते गए हैं। घटते गए। और किंतु अभी बीच में जो है अभी पिछले 1-2 दशक से इनकी जनसंख्या धीरे धीरे ऊपर, इसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। अब 31 हो गए, क्योंकि एक जमाने में मतलब 70 और 90 के दशकों के बीच में 100 के नीचे में हुआ करता था। आज 131 हो गई जी। इसका ये कारण कह सकते हैं कि वे जनसंपर्क में आ रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं और जीवन स्तर और बेहतर हो गया है। अब आप जंगल में पहले जैसा, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव के चलते हर समय हर चीज मिलता नहीं है, तो ऐसे में ये लोग अभी आप क्या है कि एक थोड़ा सा स्थायी जीवन हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे एएनएम वगैरह है, जाकर उनकी ट्रीटमेंट करती है, सब करते हैं। तो उसके फलस्वरूप जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो पास के पीएचसी में लेकर आते हैं, तो इलाज भी हो जाता है। तो उस कारण से मोर्टेलिटी रेट में थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की भूमिका है इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका है। जी। ओंगी जनजाति के भीतर ईश्वर संबंधी किस तरह की धारणाएं हैं? ओंगी जो है, इसमें इनके जो बिलीफ हैं, मिथ्स एंड लीजेंड्स जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है, निकोबारीज की तरह। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उनकी आत्माओं और बिलीफ के बारे में, जो काफ़ी साइंटिफिक भी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको जैसे शहद का सीज़न होता है, तो जो दंपति है वो जो है अगर उसके संतान नहीं हो रहा है, संतान या फिर गर्भवती है महिला, तो वो शहद वाले उसी पेड़ के नीचे में जाके वो लोग रहना शुरू करेंगे जिस पेड़ में छत्ता हो, शहद का छत्ता। उनका बिलीफ ये है कि उस शहद के छत्ते के भीतर में एक आत्मा रहती है जो मतलब बेनवॉलेंट है, मतलब अच्छा आत्मा, जो अच्छा और खराब आत्मा होता है, तो अच्छी आत्मा है वो, उसका नाम है ओंकोबोकवे। तो वो ओंकोबोकवे जो है वो अनटिल एंड अनलेस ओंकोबोकवे जब तक उसके गर्भ में नहीं आएगा वो कंसीव नहीं होगा। अच्छा। तो ऐसे करके वो ओंकोबोकवे का करते हैं। और इसीलिए और वो लोग कभी भी कोई शहद को वो लोग जला के नहीं निकालते हैं उसमें, क्योंकि ओंकोबोकवे रहता है। तो वो पत्तियों का जो है, पत्ती तोड़कर पत्ती का जूस जो है अपने शरीर में लगाता है और पत्तियों के वो अपने बॉडी में थोड़ा सा रैप कर लेगा, लपेट लेगा। उसके गंध में जो है वो मधुमक्खी उसको काटेगा नहीं और धीरे चुपचाप जो है वो अपना छत्ता छोड़कर दूसरी जगह निकल जाता है और ये आराम से छत्ते से शहद निकाल लेता है। जी। इनकी तो बहुत अच्छी संस्कृति है। इनमें जो नमस्ते को भी ये लोग नाकुतेले तावांगी वे बोलते हैं। अच्छा। जो हम लोग जब नमस्ते बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं नाकुतेले तावांगी वे। अच्छा। तो इनकी पूरी की पूरी एक सभ्य समाज है, इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, इनकी संस्कृति को सम्मान देना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो प्रणव कुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और ओंगी जनजाति के विषय में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी जानकारी ओंगी जनजाति के विषय में, उनके रहन सहन, खान पान और उनकी विचारधाराओं के बारे में। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।